नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। नेपाल में जेएनजी रिवॉल्यूशन के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। पहले बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और अब नेपाल। जिस तरीके से सत्ताधीशों की जो गद्दियां हैं वो हिली हैं, उनको लेकर समूची दुनिया में एक नई तरीके की बहस शुरू हुई है। इन सब मामलों को जानने समझने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कौशिक जी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ग्लोबल वर्ल्ड में ये सिनेरियो जो है वो क्यों बदल रहे हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक चीज़ बताइएगा, नेपाल में जो रिजीम चेंज हुआ है यानी सत्ता बदली है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो योगेश जी आपका भी मैं नमस्कार करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ जी। आपने जो विषय उठाया वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर हम देखें दक्षिण एशिया में खासतौर से इस तरह की घटनाएं पिछले 3 या 4 वर्षों के अंदर घटित हुई हैं विभिन्न देशों के अंदर जी। जिस तरह जनता सड़कों पर आके आक्रोशित दिखाई दी है और सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो और अब नेपाल। तो नेपाल को वैसे बेसिकली एक शांत देश के तौर पर पिछले कुछ समय पहले देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की जो राजनीति वहाँ पर हुई है, कई सरकारें अदला बदली वहाँ पे हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है कि जो युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं वो सरकारें पूरा करने में असमर्थ रही हैं, असफल रही हैं। अब नेपाल की जो अंदरूनी राजनीति है उसका तो पार्ट है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है वहाँ की जो अंदरूनी राजनीति जिस तरह से रही है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी की बढ़ती संख्या, आर्थिक विषमताएं, आर्थिक असमानताओं का लगातार बढ़ते जाना, मतलब युवाओं की जो आकांक्षाएं उम्मीदें होते हैं किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान से, उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ की सरकारें उतनी कहीं भी उनकी उम्मीदों को पूरा करती नहीं दिखाई दी। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल और आता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बैन हो जाना और 24 से 48 घंटों के अंदर बिल्कुल डायमेंशनल चेंज हो जाना, युवाओं का आक्रोश, सड़कों पे आ जाना, उपद्रव होना शुरू होना, सड़कों पे जो युवा हैं वो आ जाते हैं और वो नारेबाजी करने लगते हैं। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे बैन ही जो रिवॉल्यूशन का कारण बना, या इसके पीछे कहानी पहले लिखी जा रही थी? देखो, कई सारे फैक्ट होते हैं, एकदम से तो कोई चीज़ होती थी जी। अगर हम माने कि आपने पटाखा रखा, उसमें चिंगारी लगा दी, एकदम फट जाएगा, तो लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है पहले के वहाँ का जो युवा वर्ग है उसके अंदर कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव लगातार जोर मार रहा हो, लगातार ऐसी चीज़ें उनके अंदर पैदा हो रही हों जो उनका रोजगार को लेकर संघर्ष है, कहीं ना कहीं वह सरकार पक्ष से नाराजगी उनकी लगातार बढ़ रही हो। तो ऐसा सोशल मीडिया आज के टाइम में ऐसा माध्यम बन चुका है दुनिया के अंदर जो अपनी बात रखने का लोगों को बड़ा आसानी से एक मंच बन गया है। मैसेजिंग कन्वे आप आसानी से मैसेजिंग कन्वे कर सकते हैं, अपनी जो नाराजगी आपकी पक्ष में या विपक्ष में हो, आपका जो समर्थन है या नाराजगी, आप उसे बड़े आराम से सोशल मीडिया पर व्यक्त कर सकते हैं। एक ऐसा मंच दुनिया भर में बन चुका है और ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी तो वास्तव में उस पर निर्भर हो चुके हैं सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखने के लिए। और कहीं भी आप देखते हैं कि सबसे पहले सोशल मीडिया पर बैन लगता कहीं भी, अगर हम विभिन्न देशों की बात करें, केवल नेपाल की भी नहीं, कहीं भी अगर ऐसी आक्रोशित जनता बाहर आती है तो सबसे पहले सोशल मीडिया बैन लग जाता है। कारण उसका ये है कि क्योंकि उससे बहुत जल्दी संदेश पास होते हैं, एक दूसरे की बात आप पहुंचा सकते हो एक दूसरे पे। तो नेपाल में इसने उस आग में घी डालने का काम किया। जो गुस्सा जनता के बीच पनप रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब जो वहाँ की जांच निष्कर्ष निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि असली कहानी क्या आती है इन सब चीज़ों के पीछे। लेकिन मोटा मोटी अगर हम सोचें जो सामने बातें आ रही हैं उसमें ये निकल के आ रही है सोशल मीडिया पे बैन ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। और जो उनका युवा जो चेहरे, बालंदु शाह जो मेयर हैं काठमांडू के, वो भी एक मतलब रैपर रहे हैं, तो इस तरह के जो उनके इस समय युवा पीढ़ी के जो वहाँ पे आदर्श नायक के तौर पर सामने आए, वो सब सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं देन है। तो उसने बड़ा इसमें रोल निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सवाल और आता है कि ओपी शर्मा ओली की जो सरकार थी उसका झुकाव चीन की तरफ था और भारत से कई बार विवाद की भी खबरें आई, चाहे लिपुलेख वाला मामला हो और जो हम अपनी जो बाउंड्रीज हैं जो शेयर करते हैं नेपाल के साथ, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। तो क्या चीन से झुकाव जो ओपी शर्मा ओली का रहा, जो चीन की नीतियाँ से वो इफेक्टेड नज़र आए, जो वर्ल्ड सिनेरियो में जो उनकी छवि बन रही थी उसको लेकर भी युवाओं के अंदर काफ़ी आक्रोश था? और क्या अब जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो है वो जेएनजी जो है वो मांग करने लगे हैं, कई सारे लोगों की बाइट जो है वो आ रही हैं, तो ये सिनेरियो जो है भारत इसको कैसे अब देखेगा? वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी कि हम वेट एंड वॉच करेंगे या फिर भारत अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेगा? देखिए, पहले तो हम बात करते हैं नेपाल की। जैसे आपने कहा कि नेपाल में चीन का दखल बढ़ रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब से ओली साहब वहाँ पे सत्ता के प्रतिष्ठान पर बैठे हुए हैं, जब से चीन का दखल लगातार बढ़ा जी। और अमेरिका और चीन दोनों देश इस समय ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अपने प्रभाव को बढ़ाने में विभिन्न देशों के अंदर लगातार सक्रिय रहते हैं। और चीन दक्षिण एशिया में निश्चित रूप से अपना विस्तारवादी नीति उसकी रहती है, विभिन्न देशों में अपना स्टेक वह ज़्यादा जमाना चाहता है।
उसकी लगातार ये पॉलिसी रही है। और भारत की जहाँ तक हम बात करें, भारत ने कहीं ना कहीं इस मामले में नेपाल को अपने साथ साधने में पिछले कुछ समय से चीन की तुलना में कहीं ना कहीं पीछे रहा, क्योंकि चीन ने जिस तरह अपना प्रभाव नेपाल के अंदर बढ़ाया, और जैसे आपने कहा कि ओली उनके समर्थक कहे जाते हैं, और वहाँ की जो जनता है बेसिकली परंपरागत रूप से भारत से ज़्यादा नज़दीक है जी, सांस्कृतिक रूप से भी, और रोटी बेटे का संबंध कहा जाता है नेपाल से हमारे देश का। तो निश्चित रूप से हमारे परंपरागत एक संबंध, ऐतिहासिक संबंध नेपाल के साथ रहे हैं। तो जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी भारत के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा प्रमुखता देता है। लेकिन जो नया वर्ग है, नई पीढ़ी है, वो क्या सोचती है, क्या देखती है, केवल कुछ वीडियो फुटेज के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उनका युवा वर्ग भारत के बारे में क्या सोच रहा है या चीन के बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया भी सिलेक्टेड चीज़ों को दिखाता है। तो बेसिकली वहाँ के युवा क्या सोच रहा है, वो तो अगर विस्तार से उन चीज़ें सामने आती हैं पता चलता है। और किस तरह की सत्ता, अब जो इनके हाथों में सत्ता जा रही है, वो क्या सोचते हैं भारत को लेकर, क्योंकि जब सत्ता प्रतिष्ठान पर कोई शीर्ष पर बैठता है तो उसकी जो विचार होते हैं, उसकी नीति बड़ी काम की होती है, बड़े उसका मैसेज होता है जनता में। और जिस तरह से इस समय आक्रोशित नेपाल का युवा दिखाई देता है, अगर उसको सही तरह साधा नहीं गया, सही तरह से दिशा नहीं दी गई, तो नेपाल के भविष्य के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में जो सत्ता शीर्ष पर, जैसे सुशीला कार्की का नाम इस समय लगभग बताते हैं कि फाइनल सा नाम हो चुका है। अगर सुशीला कार्की जो इतने बड़े ओहदे पर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रही हैं, अगर वो उन युवाओं की उम्मीदों को इस समय अपने साथ जोड़ देती हैं, अपने साथ जोड़कर चलती हैं, तो नेपाल के युवाओं को भी एक अच्छी दिशा मिलेगी। और संबंध सुधारने की दिशा में हम सोच सकते हैं कि भारत के साथ, क्योंकि एक उनका भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिससे विचार उनके पूर्व में सामने आए हैं, उससे लगता है कुछ अच्छे, एक सकारात्मक हमारे दोबारा रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलेगी, और दोबारा से अच्छे रिश्ते हम सोच सकते हैं, संबंध हमारे स्थापित हो नेपाल। सर एक सवाल और आता है, एक शब्द आता है नेपो किड्स, यानी नेपाल में जो राजनेताओं के लड़के हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, या बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके लड़के अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। आम जो नेपाली युवा था वो संघर्ष कर रहा था सड़कों पे। ख़ास बात ये थी कि नेपाल का जो मुख्य आय का स्रोत है वो है पर्यटन। अब पर्यटन को लेके वो कितना उनको नौकरी मिल रही थी, या अधिकतर जो युवा थे वो भारत में आके नौकरी कर रहे थे। तो क्या ये जो गैप रहा, एक आर्थिक समानता रही, असमानता जो रही, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यानी भेदभाव हो रहा था, उसने भी एक नई कड़ी जोड़ी ये रिजिम चेंज को लेकर? मैं वो आपसे वही कहा ना, युवा की जो बढ़ती संख्या थी बेरोजगारी की, आर्थिक संसाधनों का अभाव जो लगातार बढ़ रहा है समाज के अंदर, आर्थिक विषमताएं जो बढ़ रही हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण वो है। क्योंकि जब हम देखते हैं, हम कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और कहीं दूसरा वो देखता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि उससे कम योग्यता वाला है लेकिन वो ज़्यादा संसाधनों में जी रहा है, केवल उसके फादर की वजह से या मदर की वजह से या पारिवारिक ऐसी स्थिति की वजह से, तो कहीं ना कहीं वह उसके मन में उसको लेकर भारी निराशा पैदा होती है। तो ये नेपाल में नेपो किड्स का मामला इसलिए ज़्यादा उछला क्योंकि एक तो छोटा देश है, कम जनसंख्या है, चीज़ें जल्दी सामने आती हैं, जल्दी पता चलती हैं लोगों को। उनमें कई ऐसे राजनेताओं के ऐसे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में सब कुछ अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनकी वीडियो फुटेज वायरल हो रही हैं। एक तो मिस नेपाल के भी खिताब से नवाजी गई एक नेताजी की बिटिया। तो तमाम ऐसी घटनाएं वहाँ पे सामने आई, उससे वो जो पूरा आक्रोश था उसने कहीं ना कहीं एकजुटता का होने का काम किया। और ऐसे ही पीछे जो उनके वहाँ पे उन चीज़ों को जोड़ने वाले लोग रहे होंगे, जो समूह रहे होंगे, जिन्होंने इस आक्रोश को एक रूप दिया, एक स्वरूप दिया, उन्होंने इस चीज़ को और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाया होगा। एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहेंगे, क्या किसी देश का युवा रिजीम चेंज लेकर, जैसा नेपाल में दिखाई दिया या बांग्लादेश में दिखाई दिया या श्रीलंका में दिखाई दिया, अगर बाहरी शक्तियां नहीं हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, तो क्या किसी देश का युवा इस स्थिति में होता है कि वो सत्ता परिवर्तन कर दे? देखो योगी जी, ये विषय ऐसा है, प्रश्न आपका ऐसा है कि बाहरी शक्तियों का प्रभाव, इसके बारे में चर्चाएं बहुत होती हैं, है ना। और हमारे देश में भी आज से नहीं, बहुत सालों से चर्चा रही कि उसका प्रभाव है अंदर राजनीति को उठाने का, बैठाने का, बहुत सारा चर्चाएं हमेशा रहती हैं। लेकिन प्रमाणित रूप से कोई चीज़ अभी तक ऐसी कोई सामने नहीं है कि इसमें बाहरी शक्तियों का प्रभाव है। लेकिन दखल कुछ ना कुछ होता है इसमें, मैं भी मानता हूँ कि जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में, क्योंकि एक सीरीज बनी है, एक लगातार एक श्रृंखला इन चीज़ों की, इस तरह घटनाओं की बनी है। और अमेरिका को लेकर शेख हसीना ने भी कहा कि भाई अमेरिका का इसमें हाथ है, और चीन भी चीन का प्रभाव, क्योंकि क्या है कि पूरा दक्षिण एशिया का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं वह चाहते हैं कि हमारा जो प्रभुत्व है लगातार स्थापित रहे, हमारे अनुसार सरकारें निर्णय लें, फैसले करें जी। उसका प्रभाव तो आता है, लेकिन प्रमाणिक रूप से क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी कुछ सामने नहीं है, इसलिए हम अगर जिम्मेदारी के तौर पर बोलना चाहें तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें वास्तव में एक आखिरी सवाल हम आपसे और समझना चाहेंगे
ये नेपाल कोई एक देश नहीं है, इसके पहले भी फ्रांस में जो मैक्रोनी सरकार है उनके ऊपर भी यह विरोध चल रहा है। ट्यूनीशिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, श्रीलंका में आप देख ही चुके हैं, पाकिस्तान में होता रहता है तख्ता पलट, वहाँ कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बांग्लादेश में हुआ। तो ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे ये अब इसको युवाओं के क्रांति को आप क्या बोलेंगे? एनार्की बोलेंगे कि जो बच्चे हैं वो घुस जाते हैं, संसद भवन फूंक देते हैं और जहाँ पे जो जैसे मिला शोरूम लूट लेते हैं, तो ये एक एनार्की वाली स्थिति आ रही है। तो इस सिनेरियो को, वर्ल्ड सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं जो चेंज आ रहा है? देखो, शब्दावली का जहाँ तक करता है आप उसमें कुछ भी शब्द दे सकते हैं जी, कुछ भी वाक्य जोड़ सकते हैं उस आंदोलन के साथ में। लेकिन बात ये कि जो सरकारें, सत्ता प्रतिष्ठान होते हैं, वो आज के समय अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को, विभिन्न देशों की भी, वो इतने बड़े बड़े वादे कर देती हैं जो व्यवहारिक रूप से उसे पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप किसी से कहेंगे मैं आसमान के तारे, चांद तारे आपको तोड़ के ला दूंगा, है ना, तो उम्मीदें वैसी बन जाती हैं आपके, जिससे आप संबोधित कर रहे हैं, और उसके आप आसपास भी उस वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो जनता में गुस्सा, आक्रोश पनपता है। तो समस्या यहाँ है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है वर्तमान में आजकल विभिन्न देशों में, कई देशों के अंदर, उन्होंने वादे इतने कर दी हैं अपनी जनता से, उन जनता से वो उन वादों के आसपास भी नहीं है पूरा करने में, इसलिए गुस्सा पनपता है। बेरोजगारी संख्या लगातार बढ़ रही है, आर्थिक विषमताएं लगातार बढ़ रही हैं, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही हैं। आप ये देखें कि समाज के, आप भी समाज में उठते बैठते हैं कि समाज में एक वर्ग तो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, एक के पास इतना धन दौलत आता जा रहा है कि पूरे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है वो। तो जब सीमित लोगों को कंट्रोल करने की पावर दे देंगे, धन संपदा को या आर्थिक संसाधनों को, तो गुस्सा तो समाज में पनपेगा कहीं ना कहीं। तो वो उस गुस्से का प्रकटीकरण किस तरह से हो रहा है वो अलग विषय हो सकता है। कहीं गुस्सा शांति से आदमी गुस्सा अपना प्रकट कर देता है, कहीं आक्रोशित होकर गुस्सा प्रकट करता है। नहीं सर, तो ये होता है कि इसके बाद सवाल यही तो निकलता है कि जहाँ पे रेजिम चेंज हुआ, चाहे आप बांग्लादेश की स्थितियाँ ले लीजिए, श्रीलंका की ले लीजिए, और जो नेपाल में भी हो रहा है, क्या इसके बाद जो स्थितियाँ क्या बिल्कुल बदल जाएंगी, वो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि तो जब कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं, तो क्या ये कहें कि हम एक आक्रोश का रिलीज कर दिया गया, कि युवाओं का आक्रोश था वो रिलीज हो गया? देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का। आप दूध पानी उबालते हैं तो धीरे धीरे उबलता है, और उबलने के बाद अगर आप उसे उठाएंगे नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उसका बाहर आ जाएगा। तो हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये समाज में भी हम देखते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जब एक गुस्सा एक उफान पे आता है, एक आक्रोश उफान पे आता है, तो एक बॉइलिंग पॉइंट आता है, उसके बाद वो बिखर जाता है अगर आप उससे कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक। लेकिन उस संतुष्टि को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, उन उम्मीदों को कोई भी 100% नहीं कर सकता। लेकिन बात ये आती है कि आप वादे कैसे कर रहे हैं जनता से। आपका जो नेता है, आपकी जो सरकार है, आपकी जो शासन व्यवस्था, वो आपसे वादे कैसे करिए। अगर व्यवहारिक वादे कर रही है तो उसमें से आप काफ़ी हद तक पूरे कर सकते हैं। अगर आप उसे आसमान से तारे तोड़ने की बात करेंगे तो वो व्यवहारिक रूप से नहीं, लेकिन उससे प्रभावित आदमी हो जाता है कि यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार दिख रहा है, बहुत काम कर देगा, लेकिन धरातल पे वो जीरो साबित होता है। तो केवल आप उसे आभा मंडल में उसे मिसगाइड करके या केवल जुमलों की भाषा में उसे प्रभावित करते रहेंगे लगातार, तो कब तक एक समय आता है उसकी सच्चाई सामने आती है और जनता उससे कहीं ना कहीं विमुख होती है। तो आने वाले दिनों में नेपाल का सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो उम्मीद करता हूँ नेपाल में शांति हो, और वहाँ के युवाओं की उम्मीदों पर जो नई शासन व्यवस्था वहाँ पे आकार ले रही है, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हम तो चाहेंगे शांति स्थापित हो, उससे हमारे, क्योंकि हमारे हित भी जुड़े हुए हैं, हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, हमारी सांस्कृतिक सभ्यता परंपराएं उस देश से जुड़ी हुई हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे शांति का राज स्थापित हो, लोगों के, युवाओं की आकांक्षाएं पूरी हों, युवाओं को रोजगार मिले, आर्थिक समृद्धि हो, जिससे हमारे देश की जो हित हैं उन पर भी कोई ऐसी आँच न आए, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में देश है हमारा। बिल्कुल। तो नेपाल में शांति रहे, यही हम सब लोग उम्मीद करते हैं, और जो युवाओं की आकांक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज़ सर्किल को समय दिया। अगले किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।